हेलो एवरीवन। देखो ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है सभी के पास। हाँ नहीं कुछ तो बोलो। कोई कुछ नहीं बोलेगा ऐसा। हाँ सर आ रहे हैं। अभी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ओके। लास्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम में जो हमने शुरू किया था, सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी तुम्हें क्वेश्चन या कंसेप्ट में डाउट है तो वो डिस्कस कर लो पहले। किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। सेकंड कि मैंने बाइनोमियल थ्योरम में एनसीआर की तीन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने को बोला था। वो प्रॉपर्टीज थी, एक तो था एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये तीन पॉइंट्स हमको प्रूव करने थे। ये आई थिंक पॉइंट नंबर 3 था, ये पॉइंट नंबर 4 था, नहीं ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था। तो ये वाले पॉइंट्स प्रूव किए किसी ने? कोई ऐसा जिसने प्रूव कर लिए बताओ। और वो लोग भी बताना कि हमने ट्राई तो किया बट प्रूव नहीं हुआ, ऐसा भी है क्या कोई? सर सिक्स्थ वाला नहीं हुआ। 6 वाला नहीं हुआ, ओके। और लोगों से देखो इनका प्रूफ क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें एनसीआर को कैसे यूज करना है ये समझ आता है। ठीक है, तो एनसीआर का फैक्टोरियल और सॉरी एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में एन सी आर माइनस वन है तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हमने ऊपर लिया तो एक तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, ये बन गया आर माइनस वन फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा आर फैक्टोरियल। सॉरी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बोल सकते हैं, तो r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल बोल सकते हैं। कि जो नंबर का फैक्टोरियल लिया है वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा और एक कम करने के बाद फैक्टोरियल में आ जाएगा। तो जो भी नंबर है वो नंबर तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया और माइनस वन करने के बाद वो फैक्टोरियल में आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे यूज करें तो देखो आर आर फैक्टोरियल को मिलेगा आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो नीचे ओनली आर बच जाएगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही एन माइनस आर प्लस वन को ये लिखा तो ऊपर एन माइनस आर प्लस वन। तो ये इस तरह से अपन इस वाले पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रूव करने वाला मेथड। अब ये वाला पॉइंट हमें याद कैसे रहेगा, उसके लिए देखो अगर तुम खुद का भी कोई ऑब्जर्वेशन बना सकते हो, एक ऑब्जर्वेशन इस तरह से बना सकते हो कि हमें पता है कि अच्छा ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल कब है, जब दोनों जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनके अपर इंडिसेस तो सेम है, दोनों में ही एन लिखा हुआ है और लोअर इंडिसेस कॉन्जिक्यूटिव है, डिनोमिनेटर वाला लोअर इंडेक्स एक कम है, आर है तो ये आर माइनस वन, तब ये पॉइंट एप्लीकेबल है। इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? रिजल्ट के लिए ऑब्जर्वेशन इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि एनसीआर को एनसीआर ही रहने दिया, एनसीआर माइनस वन को एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर वाली प्रॉपर्टी से एनसी एन माइनस आर प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं। एनसी आर माइनस वन को एनसी एन माइनस आर एन माइनस आर प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं। तो नीचे वाले का लोअर इंडेक्स ऊपर आ जाएगा
और ऊपर वाले का लोअर इंडेक्स नीचे आ जाएगा। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं जिससे कि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि n प्लस आर माइनस वन आता है या n माइनस आर प्लस वन आता है या क्या आता है। तो उसके लिए हमने कहा कि इस एक्सप्रेशन को एनसीआर इक्वल टू एनसी n माइनस आर से चेंज किया और फिर इसका लोअर इंडेक्स न्यूमरेटर में और इसका लोअर इंडेक्स डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये तो है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। तो n अपॉन r तो अलग हो गया, तो बचा क्या n माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल। और ये जो n माइनस r लिखा हुआ है इसे हम n माइनस वन माइनस r माइनस वन, अभी भी ये n माइनस r ही लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला बन गया n माइनस वन सी r माइनस वन। तो ये इसका प्रूफ है। और इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए अपर और लोअर इंडेक्स दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया तो दोनों ही इंडिसेस को वन वन से हम कम कर देंगे। मतलब इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो इस प्रॉपर्टी में तो क्या था कि दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट के अपर इंडिसेस सेम थे, लोअर इंडिसेस कॉन्जुगेटिव और नीचे वाला एक कम। यहाँ पे क्या है, अपर इंडेक्स में भी वन का डिफरेंस है और लोअर इंडेक्स में भी वन का डिफरेंस है। तो एनसीआर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इसका आंसर क्या आ रहा है कि जो ऊपर वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट के अपर और लोअर इंडिसेस हैं उनका रेशियो हमारा आंसर बन जाएगा। पॉइंट नंबर 6, तो इन दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। ठीक है, न्यूमरेटर से n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर से यहाँ है r फैक्टोरियल, यहाँ है r प्लस वन फैक्टोरियल। या ऐसा करता हूँ मैं पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने n फैक्टोरियल को तो बाहर कर दिया और r प्लस वन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू r प्लस वन फैक्टोरियल आ गया। ऐसे ही n माइनस आर माइनस वन था तो हमने n माइनस आर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये और इंटू n माइनस आर मिलके n माइनस आर का फैक्टोरियल बन गया। ऐसा करने से क्या हुआ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया। न्यूमरेटर क्या आ रहा है r प्लस वन प्लस n माइनस आर दैट इज n प्लस वन। और ये होता है n प्लस वन सी आर प्लस वन। तो ये इन तीनों प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन है। अब हमने इन प्रॉपर्टीज के बेस पे जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन किया था उसके 4 ऑप्शंस बना दिए थे। तो किसी ने अगर सॉल्व किया है तो बताओ कि इन चारों में से क्या आंसर आएगा। और जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो लोग ट्राई करो और वो जो ऑप्शंस बनाए हैं वो ओनली इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करके बनाए हैं। अभी तुम्हें कुछ नोट तो करना नहीं है, सिर्फ समझना था ये। तो जो सबसे लास्ट में हमने क्वेश्चन किया है उसका एक ऑप्शन ए तो हमने फाइंड कर ही लिया था। फिर बी सी और डी को प्रॉपर्टी नंबर 6 की हेल्प से ट्राई करो। अब बताओ कौन कौन से करेक्ट है।
एक बार कोई भी एक जो हमने ऑप्शंस लिखे थे ना वो चारों बोलना। ए ऑप्शन में जो हमने प्रूव किया था वो क्या था? सर 9C2। नहीं, 9 वाला तो बी ऑप्शन था। चलो 9C2। सर मैंने बस बी सी एंड डी लिखी। 9C2 प्लस 9C4 प्लस 8C2, ठीक है। फिर 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 plus twice of 8C6 and 8C2 plus 9C7 plus 9C5. और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका फाइनल आंसर क्या आया था? 8C1 plus 3 times 8C2 plus 8C5. ओके, तो हमने कहा कि ये तो चलो करेक्ट आंसर है। अब इस आंसर से बी, सी और डी में क्या मैच कर रहा है ये अपन को बताना है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके तुम्हें बताना है। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रखी है और एक ये जो हमने पहले सर डिस्कस सी ऑप्शन करेक्ट है सर। और देखो ये मतलब ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। तो और लोग सभी लोग सॉल्व करो इसको। अच्छा, मैंने ये डिस्कस नहीं किया था कि इस प्रॉपर्टी को हम याद कैसे रख सकते हैं। तो बोर्ड पर देखना कि जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट समेशन में है जिनके अपर इंडिसेस सेम है और लोअर इंडिसेस कॉन्जिक्यूटिव है, तो हमारा आंसर अपर इंडेक्स प्लस वन सी लोअर इंडिसेस में से जो भी बड़ा इंडेक्स है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अपर इंडिसेस इक्वल है और लोअर इंडिसेस कॉन्जिक्यूटिव है। तो आंसर में क्या बोला कि अपर इंडेक्स को तो प्लस वन कर दो और लोअर इंडेक्स में इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो आ जाएगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन ये मिल जाए तो बताना इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको क्या लिख सकते हैं? n अपर plus इंडेक्स 1 CR. प्लस वन सी आर। अपर इंडेक्स सेम है, लोअर इंडेक्स कॉन्जिक्यूटिव है, तो अपर इंडेक्स प्लस वन और लोअर इंडेक्स में से जो भी बड़ा नंबर है वो आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर पहले बी की बात कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है ए ऑप्शन, ये लिखा हुआ है 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C2 प्लस 8C2 प्लस 8C3। 8C5 को 8C3 लिख सकते हैं बिकॉज एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। 8C1 प्लस 8C2 इस प्रॉपर्टी की हेल्प से 9C2 बन रहा है। 8C2 प्लस 8C3 सेम प्रॉपर्टी की हेल्प से 9C3 बन रहा है। ठीक है, तो अभी 9C2 मैच कर रहा है, 8C2 मैच कर रहा है, लेकिन 9C3 मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी आंसर में नहीं आएगा। वो बात अलग है। अब डिपेंड करता है, अगर मैं एक और ऑप्शन बनाऊं तो 9C2 प्लस 9C3 को यहां से कंबाइन करके 10C3 भी बोल सकते हैं। तो अगर ये लिखा होता किसी एक ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट हो जाता, बट अभी बी ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज वहां 9C4 लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में 8C, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C2 प्लस 8C2 नहीं, जरूरत ही नहीं। 8C1 8C2 और 8C3 मैच ही कर रहा है और एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर से 8C2 को 8C6 लिख दिया। डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा फिर तो, क्योंकि बी इनकरेक्ट है। डी में लिखा हुआ है देखो डी ऑप्शन 8C2 प्लस 9C2 प्लस 9C4 और यही बी ऑप्शन भी लिखा हुआ है, बट सिंस बी इनकरेक्ट है तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली
सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैंने शायद कल मिस्टेक कर दी थी। अगर यहाँ पे 3 होता तो बी करेक्ट हो जाता, और अगर यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे 6 करने से बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। पर ठीक है, अभी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इस तरह से अब वही है कि वन और मोर देन वन करेक्ट में प्रॉपर्टीज एनसीआर की अपने पास अब कई सारी प्रॉपर्टीज हो गई, तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बना सकते हैं। एक आंसर कुछ भी आ गया, फिर प्रॉपर्टी का यूज करके उस आंसर को चेंज कर दिया। तो कल सबसे लास्ट में अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि 1 + 3x + x की पावर 4 इंटू, आई थिंक ये था, इसमें हमें x की पावर -1 का कोफिशिएंट फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया और फिर सॉल्व कर लिया। अब जैसे तुम लोग इसी टाइप का मैं क्वेश्चन एक और लिख रहा हूँ जो तुम्हें सॉल्व करना है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन एक्सपेंशन ऑफ 2x + 3x की पावर 4 1/x की पावर 4 + x² raised to power 5। सर अब तक कोई डाउट ग्रुप बन चुका है क्या मैथ्स के लिए? तुम्हारे बैच के लिए अभी मैं अभी बना दूंगा, बता दूंगा तुमको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, डाउट ओके ग्रुप सर, थैंक यू। तो यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट के आगे से x को हटाया तो पावर में क्या लिखें x का, यहाँ पे बोलो क्या लिखा x की पावर कितना आएगा?
अगर x की पावर 6 चाहिए X to तो power मुझे x की पावर 5। हमने कल ये डिस्कस किया था कि जितना पावर यहाँ से रिड्यूस कर रहे हैं उतना ही पावर यहाँ से भी रिड्यूस कर देंगे। तो बिल्कुल सेम पॉइंट कि यहाँ से अगर 4 पावर को कम करना है तो यहाँ से भी 4 पावर को कम करने के बाद ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर जनरल टर्म लिखेंगे। इन दिस केस जनरल टर्म इज 5cr 1 upon x raised to power 4 की पावर 5 minus r और इन दिस केस r। जो पावर ऑफ x यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 20 minus 4r plus 2r 20 minus 2r। तो इन फर्स्ट केस 20 minus 2r is equal to 5. In second case 20 minus 2r is equal to 2. तो बताओ फाइनल आंसर क्या है? सर आपने 3 इंटू कोविशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन जो नीचे लिखा है सर सेकेंड टाइम, उसमें आपने एक्स पावर 5 लिख दिया है सर, एक्स पावर 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक। तो फाइनल आंसर तुम लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का कितना होगा। तो सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। सर कैन यू प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट लेक्चर? मैंने कल रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी, तुम्हारे पास शेयर नहीं हुई क्या? सर नहीं, हमें नहीं मिली। ओके, तो ऐसा करते हैं, आज मैं एक डाउट ग्रुप क्रिएट करके तुम लोगों को लिंक भेज दूंगा। उस डाउट ग्रुप पे फिर आज का और कल के लेक्चर का रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है? हाँ, आंसर इसका करेक्ट है 0। इन दिस केस तो r होल नंबर ही नहीं आ रहा, तो वैसे ही कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इन दिस केस r होल नंबर तो आ रहा है बट स्टिल एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज पावर 5 है, तो r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। तो r इक्वल टू 6 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अगेन यहाँ भी कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है? और हमारा फाइनल आंसर 0 ही आ जाएगा। अभी क्लियर है? ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब भी r होल नंबर नहीं आता है तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 0 हो जाता है। तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हमने क्या कवर किया है कि r की जो वैल्यू है वो अपर इंडेक्स इन दिस केस 5 के लेस या इक्वल ही हो सकती है, इससे ग्रेटर नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पे r 6 आ रहा है तो यूज नहीं कर सकते। देयरफॉर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। सर पावर -20 + 6r होनी चाहिए ना? यस सर। मैंने कुछ गलत किया है क्या? सर वो तो एक्स्ट्रा मतलब -4 इंटू 5 माइनस आर आएगा सर, +4 हो जाएगा और यहाँ पे 2r ऐड हो जाएगा सर। नहीं, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब हमने इसका जनरल टर्म लिखा, तो 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 5 माइनस r और x स्क्वायर रेज़ टू पावर r। ये जो जनरल टर्म है इसमें पावर ऑफ x यहाँ से 20 माइनस 4r और यहाँ से प्लस 2r। सर बट यहाँ पे x के पावर -4 है ना सर, तो 5 माइनस r इंटू -4। करेक्ट बोल रहे हो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये -20 और प्लस का 4r आएगा। जो मैंने भी यहाँ पर मिस्टेक किया वो करेक्ट कर लेना सभी लोग। तो दिस बिकम्स -20 प्लस 6r। तो यहाँ पे -20 प्लस 6r अभी करेक्ट है ना? यस सर। दिस इज इक्वल टू 5, बट अगेन ये होल नंबर नहीं आ रहा, तो यहाँ का कोफिशिएंट 0 और इन दिस केस
-20 प्लस 6r इज इक्वल टू 2, तो 6r इज इक्वल टू 22। चलो बाय चांस यहाँ भी होल नंबर नहीं आ रहा तो कोफिशिएंट 0 आ गया, बट ये चलो एक बार ये पूरा सॉल्यूशन नोट कर लो करेक्शन करके। तो इन दिस केस तो ये जो r आ रहे हैं ये होल नंबर नहीं आ रहे, तो कोफिशिएंट 0 हो गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमने अभी मिस्टेक करके डिस्कस किया था, वो भी हमें ध्यान रखना है कि जो r की वैल्यू है वो इस अपर इंडेक्स से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो अगर कभी बाय चांस सॉल्व करने के बाद r ग्रेटर देन दिस नंबर आता है तो वो वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है। माइक यूज नहीं कर रहे हैं, माइक ऑफ कर लो। तो अगर हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करेंगे, प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये पैटर्न ये बन जाता है। और हमने ये कल डिस्कस कर लिया था कि c नॉट या c1 का मतलब nc नॉट nc1 से है, तो nc नॉट प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर 1 माइनस एक्स की पावर n है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएगा, और ये लास्ट वाला टर्म विद पॉजिटिव आएगा या विद नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, बोलो। एनसीआर यहाँ पे पैटर्न यही आ रहा है कि जितना x का पावर है उतना ही एनसीआर का लोअर इंडेक्स। तो x की पावर अगर r चाहिए तो एनसीआर कोफिशिएंट आ जाएगा। बता सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे? जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में टोटल n प्लस 1 टर्म्स, 1 माइनस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में भी टोटल n प्लस 1 टर्म्स है। लेकिन इन दोनों को ऐड किया तो फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएगा, सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म ऐड हो गया तो फोर्थ टर्म कैंसिल हो गया। तो कुछ टर्म्स के कैंसिलेशन की वजह से नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ n प्लस 1 से कम आएंगी, तो वो कितनी आएंगी? सर n+1/2 होगा क्या? n+1/2 सोचा तो सही है, बट n+1 नहीं, n+1 तो अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही है। मतलब जैसे एक बार बोर्ड पर देखना,
कि हम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लें। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये तो अभी इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स हैं, लेकिन इनको ऐड किया तो 2 ही टर्म्स रह गए। तो इसके एक्सपेंशन में 2 टर्म्स आ रही है। अगर हम 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और 1 माइनस एक्स का होल क्यूब कंसिडर करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में 4 टर्म्स हैं, इसके एक्सपेंशन में 4 टर्म्स हैं, लेकिन जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसके एक्सपेंशन में भी 4 टर्म्स ही आ रही है। तो ऐसे ही ये तो हमने n को 2 और 3 वुड के लिए पुट करके चेक कर लिया। एक जनरल फॉर्म में आंसर क्या आएगा, तो उसके लिए ये आंसर डिपेंड करेगा कि n इवन है या n ऑड है। अगर हमने बोला कि इफ n इज ऑड, यानी कि ये वाला केस हो गया। अगर n ऑड है तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 यानी कि इवन टर्म्स आ जाएंगे। इवन टर्म्स में यहाँ तो सारी की सारी n प्लस 1 इवन टर्म्स पॉजिटिव, और यहाँ पे हाफ ऑफ द टर्म्स आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग हाफ आर नेगेटिव। तो जस्ट हाफ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो n प्लस 1/2 टर्म्स बचेंगी। इन दिस केस 3 प्लस 1/2 यानी कि 2 टर्म्स बचेंगी। तो अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो रिमेनिंग होंगी वो n प्लस 1/2 होंगी। लेकिन हम ये वाला आंसर इवन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? अगर n इवन हो गया तो n प्लस 1 ऑड हो गया, ऑड नंबर बाई 2 नेचुरल नंबर नहीं बनेगा। तो इस वाले केस में n प्लस 1/2 आंसर तो नहीं आएगा। तुम्हें बताना है कि आंसर क्या है। n सर n/2। सर n/2 +1 अलग से। n/2 प्लस 1 आएगा। एक्सप्लेनेशन कैसे कि अगर n इवन है, मान लो n 6 है, t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7, अगर n 6 है तो फिर ये 7 टर्म्स बनेंगी। प्लस वाले केस में ऑल पॉजिटिव आएंगी, माइनस वाले केस में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे आएगा? जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सारी नेगेटिव वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या? t1 t3 t5 और t7 का डबल। ठीक है, तो जब हमने कहा n कितना था, 6 था, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही है वो 4 आ रही है, और इस 4 को हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज 6/2 प्लस 1। कि यहाँ तक की जो टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक की जो टर्म्स हैं, ये तो जस्ट हाफ रह जाएंगी ऑल्टरनेट टर्म के कैंसिलेशन के बाद। तो 6 का हाफ 3 हो गया, और ये वाली टर्म अलग से बच जाएगी। तो n/2 प्लस 1 हो जाएगा इफ n इज इवन। अभी जो मैंने डिस्कस किया है, जिस भी मेथड से मैंने डिस्कस किया है, एक बार देखना ये दोनों आंसर्स सभी को क्लियर है कि अगर n ऑड है तो ये वाली टर्म्स बचेंगी, n इवन है तो n/2 प्लस 1 टर्म्स बचेंगी। और अगर ये चीज क्लियर है तो पॉइंट नंबर 5 का आंसर तुम्हें खुद को लिखना है और सोच समझ के सही लिखना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n। तो ये स्टेटमेंट लिखो, अपनी नोटबुक में आंसर लिखो, और जिन लोगों को आंसर समझ आता है बताना। सर ऑड में भी n+1/2। ठीक है, सर सेम ही रहेगा। सर इवन में n/2 स्विच होएगा। n/2।
हम इसको जो हमने अभी डिस्कस किया उस वाले मेथड से भी समझ सकते हैं, और इन दिस केस थोड़ा सिंपल अप्रोच कि हमने सिंस ऑलरेडी ये वाला पॉइंट लिख लिया, हमने कहा कि इसके एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स थी, तो ऐड करने के बाद जो टर्म्स बची वो तो यहाँ पे बच गई, तो n+1 टर्म्स में से n+1/2 टर्म्स तो यहाँ पे यूज में आ गई, तो बची टर्म्स कितनी n+1/2, तो यहाँ पे बच जाएंगे। इवन वाले केस में टोटल n+1 टर्म्स में से n/2 + 1 टर्म्स अगर यहाँ यूज में आ गई तो रिमेनिंग टर्म्स कितनी बचेंगी n/2। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम n+1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। और सेकंड मेथड वही है कि अगर हमें मान लो n = E1 के लिए चेक करना है और हमने n को 4 ले लिया, तो फर्स्ट एक्सपेंशन में तो T1 + T2 + T3 + T4 + T5 बनेगा, और सेकंड वाले में T1 - T2 + T3 - T4 + T5 बनेगा, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जब डिफरेंस लिया तो T1 कैंसिल हो गया, T3 कैंसिल हो गया, T5 कैंसिल हो गया, और बचा गया डबल ऑफ T2 + T4। तो n = 4 के लिए आंसर 2 आ रहा है। तो n = 4 के लिए जो ये स्टार्टिंग के 4 नंबर्स थे इनमें से तो 2 कैंसिल हो गए और 2 बच गए, और जो लास्ट वाला नंबर था वो कैंसिल हो गया, तो 2 ही बचे बस। अच्छा, ये चीज जो है मैंने अभी 1 + x 1 - x लिखा है, अगर 1 + x की जगह में x + y⁴n + x - y⁴n ऐसे भी लिखता हूँ तो भी सेम आंसर से आएंगे, क्योंकि हमें तो बस बायनोमियल करना था। तो एक टर्म यहाँ पे 1 ले ली, एक टर्म x ली, या फिर एक टर्म x ले ली, एक टर्म y ले ली, एक ही बात है। किसी को समझ आया क्या करना है इस क्वेश्चन में? सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये एक्सप्रेशन बायनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म्स लिखी हैं, तो इसको पहले बायनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर इसे फैक्टराइज कुछ करना है क्या? हम्म, फैक्टराइज करके कर लो, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन, मैं कई बार बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कितने लोगों को समझ आ गया कौन सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है? कुछ बताओ कोई। सर 1 + x का So x + 1 cube. हाँ, 1 + x का क्यूब। तो फैक्टराइजेशन करोगे तो भी यही आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज 1 + x होल
whole raised to power 50. That means 1 plus x whole raised to power 45. इसके एक्सपेंशन में x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। कौन सा आंसर आ गया? सर बी और सी। ठीक है, और हमने यही वाले पॉइंट का यूज किया है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए तो आंसर इज NCR। n की जगह 45 लिखा हुआ है, r की जगह 10 लिखा हुआ है, तो आंसर इज 45C10 एंड NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। therefore B and C। सर वो Option थर्ड वाला 1 प्लस एक्स रेज टू n वो सारे बाइनोमियल्स के लिए वैलिड है कि सिर्फ 1 प्लस एक्स के लिए वैलिड है? ओनली 1 प्लस एक्स के लिए, बिकॉज अगर x प्लस वाई की पावर n होता तो उसमें फिर y भी आ जाता, तो y नहीं आ रहा है और 1 प्लस एक्स की पावर n है ओनली, तो ही हमने बोला है कि कोफिशिएंट NCR आएगा। ओके सर। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ x इज टू पावर 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, लेकिन अभी जो जैसे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी क्या लिया था हमने कि ऐसे कुछ था। तो इस ब्रैकेट से पहले जो ब्रैकेट है उसमें 2 टर्म्स है, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व कर लिया था। जो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था उसमें ब्रैकेट में 3 टर्म्स थी, तो हमने 3 पार्ट में ब्रेक करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट से पहले जो ब्रैकेट है इसमें n+1 टर्म्स है और हमें n पता भी नहीं, तो इसको n+1 पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करना तो काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चन इसी टाइप का है, बट यहाँ तो 2 और 3 टर्म्स थी तो हमने 2 और 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया था। बट इन दिस केस इस ब्रैकेट में n+1 टर्म्स है, तो n+1 पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना काफी लेंथी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करें, ये जो लिखा हुआ है कि हमें x की पावर 0 चाहिए इन, ये जो है एक्सप्रेशन एलसीएम लेने के बाद इस तरह से बन जाएगा। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स की पावर m तो न्यूमरेटर और x की पावर m डिनोमिनेटर। ठीक है, कि हमें दिस एंड दिस एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली सेम, तो इसके एक्सपेंशन में x की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए। अब x की पावर -m को हटाना है, तो यहाँ से भी x की -m पावर को कम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर कितना तुम्हें बताना है इन 1 प्लस एक्स की पावर m+n। बताना यहाँ पे x की पावर में क्या लिखूं मैं, m m n, पॉजिटिव m आ जाएगा। तो यहाँ तक नोट करो और देखना सारी स्टेप्स क्लियर है कि नहीं।
जो भी समझ नहीं आई है डिस्कस करना और मुझे फाइनल आंसर बताओ इस क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट स्टेप में हमने टर्म इंडिपेंडेंट था तो x की पावर 0 यूज कर लिया। सेकंड स्टेप में आने के लिए जो सबसे लास्ट में ब्रैकेट लिखा हुआ है 1 + 1/x की पावर m, इसका एलसीएम लेके लिखा है। थर्ड स्टेप में आने के लिए इसी एक्सप्रेशन को बस सिंप्लीफाई करके लिखा है कि इन दोनों ब्रैकेट में एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है तो पावर को ऐड कर दिया और x की पावर m जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में x की पावर -m बना दिया। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो हमने लिखा है वो क्या है, तो एज इट इज। और ये पावर हटाने के लिए यहाँ से भी -m पावर को कम किया है, दैट मींस +m कर दिया पावर। और सबसे लास्ट स्टेप कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर m का कोफिशिएंट बताना है, तो बताओ सर m + n c m। Yes, sir. m + n c m। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी दूसरे ऑप्शन में m + n c n भी लिखा हुआ है तो भी करेक्ट आंसर है NCR = MC n-. Which is greater 99 raised to power 100 plus 100 raised to power 100, एक काम हो गया, और 101 raised to power 100। तुम लोगों को वैसे क्या लगता है कौन सा नंबर बड़ा होगा, नंबर ए या नंबर बी? मतलब जस्ट आइडिया से अगर कुछ समझ आ रहा है तो। ए। एक ने बोला ए, बी बड़ा होगा। सेकंड ओके, ऑब्वियसली का आंसर बी। तो देखो यहाँ पे मतलब इतना ऑब्वियस नहीं है डिसाइड करना कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन का प्रॉपर मेथड बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से क्या है कि हमें चेक करना है कि 99 raised to power 100 plus 100 raised to power 100 is greater or less than 101 raised to power 100। ठीक है, तो हमने बोला नेक्स्ट स्टेप में कि हमें चेक करना है कि 100 raised to power 100 is greater or less than 100। चलो मैं अभी एक बार 101 लिख देता हूँ। ये चेक करना है, इस नंबर को उधर ट्रांसफर कर दिया, greater or less than, this expression is 100 plus 1 raised to power 100 and this expression is 100 minus 1 raised to power 100। तो जब इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो आएगा वो 100 C0 100 की पावर 100 आएगा
ठीक है। सेकंड टर्म जो आएगा वो 100C1 100 रेज़ टू पावर 99 आएगा, 100C2 100 रेज़ टू पावर 98 आएगा, जबकि सेकंड वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म 100C0 100 रेज़ टू पावर 100 माइनस 100C1 100 रेज़ टू पावर 99, ये माइनस देखना समझ आ रहा होगा, फिर प्लस का 100C2 100 रेज़ टू पावर 98, इस तरह से आएगा। यहाँ तक तो नोट करो, देखो सारी बातें समझ आ गई क्या, और फिर तुम मुझे बताओ कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। अभी हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा, तो समझ आ गया होगा कि इन दोनों ब्रैकेट्स में से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और कुछ टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो सर 101 रेज टू 100 ग्रेटर हो जाएगा ना? जी, यहाँ पे क्या बनता है यार कि ये तो एज इट इज, ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो कैंसिल करके टर्म। अब ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होके डबल हो गया, तो डबल ऑफ क्या बना 100C1 इंटू 100 रेज़ टू पावर 99, फिर 100C2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और 100C3 वाला टर्म ऐड हो जाएगा, तो ये बचेगा। ये जो लिखा हुआ है 100C1, NC1 की वैल्यू तुम लोगों को पता है n होती है, NC1 is n factorial 1 factorial n minus 1 factorial that is equal to n। तो 100C1 की वैल्यू 100 हो जाएगी, 100 इंटू 100 की पावर 99, 100 की पावर 100 हो गया, तो ऑब्वियसली LHS is less than RHS। ये वाला नंबर 100 की पावर 100 के डबल से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली 100 की पावर 100 से तो बड़ा ही होगा, तो LHS is less than RHS। तो अगर इन दोनों इनइक्वालिटी में अगर लेस देन वाला साइन एप्लीकेबल है, सभी जगह लेस देन वाला साइन एप्लीकेबल है, तो 101 रेज़ टू पावर 100 इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। तो ये बाइनोमियल थ्योरम की अब डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन तो जो हमने से जस्ट पहले फिनिश किया है कि x की पावर का कुछ कोफिशिएंट फाइंड करना है या टर्म फाइंड करनी है, या इस तरह से। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है क्वेश्चन। Total number of rational terms in expansion of 3 raised to power 1 by 5 plus 2 raised to power 1 by 3 whole raised to power 15. 3 raised to power 1 by 5 is an irrational number. 2 raised to power 1 by 3 is also irrational number. पर जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो सिंस पावर 15 है तो टोटल 16 टर्म्स जो बनती हैं उनमें से कुछ रैशनल आ जाती हैं, कुछ इरेशनल आ जाती हैं, तो उनको बताना है कि रेशनल टर्म्स कितनी है। तो ये क्वेश्चन लिखो
और मेथड में सबसे पहला इसका जनरल टर्म लिख लो। देखो एक बार तुम लोग, जनरल टर्म लिखने के बाद 3 और 2 की जो पावर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके देखूंगा, फिर जनरल टर्म में आ जाएगा कि 15 सी आर 3 रेज टू पावर 1/5 रेज टू पावर 15 माइनस आर 2 रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर आर। तो दिस इज इक्वल टू 15 सी आर, 3 की जो पावर आ रही है वो 15 माइनस आर अपॉन 5 आ रही है, और 2 की जो पावर आ रही है वो r/3 आ रही है। ठीक है, ये इसका जनरल टर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जब भी हम इस तरह से एक्सपेंशन करते हैं तो r की वैल्यू r बिलोंग्स टू होल नंबर होता है और r लेस देन इक्वल टू n होता है, तो इन दिस केस r लेस देन इक्वल टू 15 होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ये जो टर्म है जो r की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग टर्म्स बन जाएंगी, इन टर्म्स को रैशनल नंबर बनाना। 15CR, दिस नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। प्रूव करो, कैसे प्रूव कर सकते हो कि NCR इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, कैसे प्रूव करेंगे? एनीवन? इसको प्रूव करने के लिए NCR का जो मीनिंग है वो हम कंसिडर करेंगे, एंड फॉर्मूला नहीं, मीनिंग। मीनिंग क्या था NCR का? कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू NCR। तो अगर ये किसी इवेंट के नंबर ऑफ वेज है तो किसी इवेंट के नंबर ऑफ वेज ऑलवेज नेचुरल नंबर में ही आएंगे। पॉइंट समझ आया कि NCR तो ऑलवेज एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो हमें अगर इस पूरे टर्म को रैशनल बनाना है तो हमें इस नंबर को रैशनल बनाना होगा एंड इस नंबर को रैशनल बनाना होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी क्वेश्चन है बोल रखा है उस क्वेश्चन का जनरल टर्म लिखने के बाद सारे की सारे प्राइम नंबर्स को अलग कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 3 और 2 प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन मान लो 3 की जगह 6 लिखा होता, 2 की जगह 10 लिखा होता, तो फिर हम 6 में 3 की पावर अलग, 2 की पावर अलग, और 10 में 5 की पावर अलग, 2 की पावर अलग कर लेते। तो जितने भी नंबर्स हैं उन सभी के प्राइम फैक्टर्स बना के उन प्राइम नंबर्स की जो पावर आ रही है उन पावर्स को अगर हम इंटीजर बना दें, जैसे कि इन दिस केस इफ 15 माइनस r अपॉन 5 इज इक्वल टू इंटीजर 1 एंड r अपॉन 3 इज इक्वल टू इंटीजर 2, तो ऐसा करने से जो भी टर्म बनेगा वो टर्म एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इस टाइप के नंबर को रेशनल नंबर बनाने की कंडीशन समझ आई क्या? कि जो भी प्राइम नंबर की पावर आ रही है उस प्राइम नंबर उस पावर को हम इंटीजर बना देंगे। अभी मैंने डेटा सिंस फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सिंपल डेटा लिया हुआ है कि 15 जो है वो 5 से कैंसिल हो गया। थ्री माइनस आर इज इक्वल टू इंटीजर 1, तो इसका मतलब कि r जो है वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इंटीजर मिल रहा है तो जो जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट नंबर मस्ट बी एन इंटीजर। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, अपॉन, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ गलत लिखा है, अभी ठीक है। तो देखना जो हमने डिवाइड किया तो 3 अलग और r/5 अलग, इंटीजर 1। तो हमने कहा कि if 3 minus r upon 5 is equal to integer then r upon 5 must be an integer, therefore r जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। in this case r upon 3 is equal to integer, तो r जो है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। r 5 का मल्टीपल एज वेल एज 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ओवरऑल क्या आ गया कि r जो है वो मल्टीपल ऑफ 15 होना चाहिए।
और अब तुम्हें बताना है कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग R15 का मल्टीपल सर कौन दो ही कौन वैल्यू होंगे, क्या 2 ही वैल्यू होंगे ना, 0 एंड कौन 15। कौन सी 0 एंड 15। तो R की ओनली 2 ही वैल्यूज आ रही हैं, तो ओनली 2 टर्म्स रैशनल आ रही हैं और रिमेनिंग सारी इरेशनल होंगी। ये इस टाइप के इक्वेशन का कंप्लीट मेथड है। तो देखना यहाँ पे जो हमने रीजन दिया है, सबसे पहले हमने जनरल टर्म लिखने के बाद प्राइम नंबर्स की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। प्राइम नंबर्स जितने भी आ रहे हैं उन सारे प्राइम नंबर्स की पावर्स को इंटीजर बनाना है एंड वर्ड के साथ। इनकी कैलकुलेशन करी, इनकी कैलकुलेशन करी, कंबाइन किया, तो R यहाँ पे 15 का मल्टीपल आ गया। बट सिंस R 0 1 2 3 और 15 है, तो ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस R का मल्टीपल ऑफ 15 एंड दीज वैल्यूज आर 0 एंड 15। ये सारा नोट करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और बताना कि आंसर क्या है। तो ये स्टार्टिंग स्टेप्स को आई बिलीव मैंने लिख दिया होगा। तो मैंने कहा था कि लास्ट वाले केस में तो क्या है, डेटा सिंपल लिया था। ये जो 15 है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये भी एक इंटीजर बन गया, तो R 5 का मल्टीपल आ गया। लेकिन इन दिस केस 200 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे R/2 इज इक्वल टू I2, तो R इज इक्वल टू E1 आ गया। लेकिन अब इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे? कोई भी बताओ अगर वो समझ आया तो। सर यहाँ पे फिर हम क्या बोल सकते हैं कि 200 माइनस R 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा सर, क्योंकि R इवन है और 200 भी इवन है, तो फिर और फिर उन दोनों को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो फिर ऐसा आप बोल सकते हैं और फिर उससे AP निकल जाएगा। हाँ ठीक है, यही करना है कि अगर हम मतलब बहुत ज्यादा लॉजिक भी ना लगाएं और सिंपल सी बात करें, जो उसने बोला बिल्कुल सही है कि हम करना यही है कि
आर इवन आ गया, आर 2 का मल्टीपल आ गया। अब हमें चाहिए कि 200 माइनस आर जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 200 माइनस आर, और मैंने लिखा नहीं कि आर जो है वो होल नंबर है और आर इन दिस केस लेस देन 200 है। ठीक है, तो हम अब अगर ये बोलें कि आर की वैल्यू रिटर्न ट्रायल से पुट करना शुरू करते हैं, तो आर को शुरू किया 0 से, आर 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आर को 1 पुट किया सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आर को 2 पुट किया सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने 2 यूज कर लिया। फिर आर को 3 पुट किया नहीं करेगा, 4 पुट किया सेटिस्फाई नहीं करेगा, 5 पुट किया तो भी नहीं कर रहा, 6 नहीं कर रहा, 7 8 कर रहा है। जब इस तरह से तुम नंबर्स को, कुछ एक नंबर्स को ट्राई करोगे, तो अपने आप एक पैटर्न बन जाएगा और वो पैटर्न ऑलवेज एक एपी ही बनेगी। सर 5 भी करेगा। 5 कैसे कर रहा है? 5 में तो ये ऑड 195 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 कर रहा है, लेकिन हमें आर ओनली इवन चाहिए, मतलब ये वाले कंडीशन नहीं है। ओ ओके सर, मुझे लगा दोनों अलग से कर रहे हैं। अगर हम, ठीक सही बात है, अगर मैं ओनली यही सॉल्व कर रहा हूँ तो फिर 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11 एंड सो ऑन आ जाएगा। लेकिन हमने आर को इवन लिया, इवन कंसीडर किया, तो 2 के बाद फिर 5 यूज ना करके 8 यूज करेंगे, 8 के बाद 11 यूज ना करके 14 यूज करेंगे एंड सो ऑन। तो हम बोल रहे हैं कि ये नंबर्स ऑलवेज एक एपी बना लेंगे, और इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं व्हेन आर लेस देन और इक्वल टू 200 है, वो तुम्हें बताना है, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बताओ इस एपी में कितने टर्म्स हैं व्हेन r इज लेस देन इक्वल टू 200? सर लास्ट टर्म होगा 194 और उससे फिर निकल जाएगा a n लास्ट टर्म माइनस a 200 इक्वल्स होगा, टू। लास्ट टर्म 200 होगा। समझ आ रहा है ना? यस सर, यस सर। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर लास्ट टर्म 200 कैसे आ रहा है, नहीं समझा। r इक्वल टू 200 ले सकते हैं, और r को इक्वल टू 200 पुट किया तो ये 0 बन गया, और 0 तो हर किसी ओके नंबर सर, से समझा। डिवाइड होगा। तो n की वैल्यू 34 आ रही है, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स 34 आ रहे हैं, तो तुम लोग बताना टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने आएंगे। वन 166. 167। ओनली 2 लोगों ने आंसर दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 201, n प्लस 1 टर्म्स होते हैं, तो 201 टर्म्स थे, उनमें से 34 रैशनल टर्म्स को हटा देंगे, तो बचे हुए सारे टर्म्स इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये r, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो हम ऑलवेज ये वाला मेथड यूज कर लेंगे कि यहाँ पे हमने r को इवन बोल दिया, तो r के इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इनको ट्राई किया, और वो केसेस स्टार्टिंग में लिखेंगे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और फिर उनके अकॉर्डिंग जो पैटर्न बनेगा वो ऑलवेज एक एपी बनेगा, उस एपी की हेल्प से उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए। ये इसका सेकंड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है
4 raised to power n minus 3n minus 1. This is always a multiple of 9 for every n belongs to capital N. देखिए सारा, अब देखो फर्स्ट मेथड कि जो 4 रेज़ टू पावर n लिखा हुआ है, 4 रेज़ टू पावर n minus 3n minus 1, इसे हम 1 plus 3 whole raised to power n लिख सकते हैं। 1 plus 3 whole raised to power n को बाइनोमियली ओपन किया तो nc0 plus nc1 into 3 plus nc2 into 3 square and so on बनेगा। nc0 की वैल्यू 1 होती है, nc1 की वैल्यू n होती है, और इसके बाद ये जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पर देखना कि ये इसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसमें से हम 3 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। 3 स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये nc2 प्लस nc3 इंटू 3 प्लस nc4 इंटू 3 स्क्वायर सो बनेगा। ये एक इंटीजर बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो भी लिखा हुआ है ये मल्टीपल ऑफ 9 लिखा हुआ है बिकॉज 3 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। मल्टीपल ऑफ 9 को हमने 9m बोल दिया, तो 3m और 1 कैंसिल हो गए। मल्टीपल ऑफ 9 हमें शो करना है। ये इसका फर्स्ट मेथड है। by using binomial theorem. Second method by principle of mathematical induction, जो हमने कल बात की थी तो उसका एक डिवीजन हो जाएगा। ऑल तो यही सिंपल है, एक बार ये पूरा नोट कर लो और देखो जो रीजन हमने दिया है वो रीजन समझ आ गया। nc2 nc3 and so on, these numbers are always natural numbers, तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो एक इंटीजर ही बचेगा और ब्रैकेट के बाहर 3 स्क्वायर आ गया था तो 9 आ गया था, तो 9 इंटू इंटीजर मल्टीपल ऑफ। कि हमने मान लिया कि गिवन स्टेटमेंट Pn है, तो हमने बोला कि स्टेटमेंट है कि 4 raised to power n minus 3n minus 1 is a multiple of 9। ठीक है, स्टेप 1 कि n equals to 1 के लिए चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, और 0 जो है वो 9 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो 0 को हम 9 का मल्टीपल बोल देंगे, तो स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आ गया। स्टेप 2 n इक्वल्स टू k के लिए अज्यूम कर लेंगे, तो हमने बोला कि लेट p of k which is 4 raised to power k minus 3k minus 1 is a multiple of 9, ये हमने अज्यूम किया है। फिर थर्ड स्टेप n is equal to k plus 1 के लिए हम इस चीज को चेक करेंगे, तो p of k plus 1 is 4 raised to power k plus 1 minus 3 into k plus 1 minus 1, ये भी मल्टीपल ऑफ 9 है, ये अपन को प्रूव करना है। उसके लिए अगर हमने ये जो स्टेटमेंट बोला है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में कि हम इसको बोल रहे हैं कि ये 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब कि 4 की पावर k की प्लेस पे हम 9m प्लस 3k प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा
तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वाला मेथड शॉर्ट है, सिंपल है, बट हमने सिंस कल ये मेथड पढ़ा था इसमें बता दें। ये सारा नोट कर लो और पहले ही बताओ कि अभी तक आज या कल की क्लास में जो भी हमने बात की है उसमें कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है, कोई डाउट? आज हमने जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, वो वेरिएशन जो अलग अलग लिया है, वो देखो समझ आएगा सारा पार्ट। सर वो नंबर ऑफ टर्म्स वाले में थोड़ा डाउट है। कौन से क्वेश्चन में? वापस से बोलना। सर वो जो नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट किए थे उसमें थोड़ा सा डाउट है। इससे जस्ट पहले जो डिस्कस किया था वो? हाँ सर, जो आपने नोट्स में लिखाया था। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स वो 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स Yes. चला गया। यस सर। हमने ये बोला कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन, तो इसका एक्सपेंशन सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन बनेगा। इसका एक्सपेंशन सी नॉट माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर माइनस सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन बनेगा। जब इन दोनों को ऐड किया तो अभी सी वन एक्स कैंसिल हो गया, सी थ्री एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो ऑल्टरनेट टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि इस ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है। अगर इस ब्रैकेट में इवन टर्म्स है, मान लो 20 टर्म है, 20 टर्म्स है टोटल, तो एग्जैक्टली 10 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और एग्जैक्टली 10 टर्म्स बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 10 टर्म्स यहाँ पे नेगेटिव, 10 टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। तो अगर इस ब्रैकेट में हम बोल रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं और टोटल टर्म्स है n+1, तो अगर n+1 इवन है तो इसका मतलब कि n जो है वो ऑड हो गया। n अगर ऑड है यानी कि n+1 इवन है, तो हमने कहा कि n+1 20 है, तो 20 का जस्ट हाफ 20/2 टर्म्स बचेंगे, 20/2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि n+1/2 टर्म्स बचेंगे और n+1/2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो n इक्वल्स टू ऑड वाले केस का एक्सप्लेनेशन हो गया। इवन वाले केस में हम बोल रहे हैं, मतलब ये एक बात हो गई। सेकंड चीज कि अगर इस ब्रैकेट में 21 टर्म्स हैं, अगर इस ब्रैकेट में 21 टर्म्स हैं, तो सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी 20 एक्स की पावर 20, और जबकि इस वाले ब्रैकेट में क्या होगा, सी नॉट माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी 20 एक्स की पावर 20, ये होगा। ऐड करेंगे तो ये c1x, c3x, c5x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन कौन सा, c0 वाला टर्म, c2 वाला टर्म, c4 वाला टर्म, c6 वाला टर्म एंड c20 वाला टर्म। तो हमने कहा था कि अगर n+1 20 है, 21 है, यानी कि n 20 है, तो हमारे पास ये वाले टर्म्स बच रहे हैं, और ये जो टर्म्स बच रहे हैं वो टर्म्स है कितने, 11 टर्म्स है, क्योंकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, तो दो टर्म की वजह से एक ही टर्म बच रहा है, एक टर्म कैंसिल हो रहा है। फिर C2 और C3 में से C2 बच गया, C4 कैंसिल हो गया, तो वैसे ही C18 और C19 में से C18 बच जाएगा, C19 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो एग्जैक्टली हाफ टर्म्स बच गए, यानी कि n/2 टर्म्स बच गए, और ये एक अलग से +1 टर्म्स बच गया। ठीक है, ये मतलब इसमें हमने n को 20 लिखा है। अदरवाइज तुम एग्जाम में क्या कर सकते हो, थोड़ा छोटा नंबर लेके ट्राई कर सकते हो कि n को हमने 2, 3, 4 या 5 यहाँ तक ले लिया, तो उससे भी तुम्हें पैटर्न समझ आ जाएगा। और दूसरी चीज कि हमारा जो आंसर है प्लस वाले केस में,
हमारा आंसर ऑड है चाहे इवन है, नहीं उल्टा बोल रहा हूं मैं, ऑड वाले केस में प्लस है या माइनस है तो आंसर n+1/2 आ रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो ऑलवेज आंसर बाई 2 आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है यानी कि n इवन है तो हमारा आंसर इस तरह से है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 है, जिनमें से प्लस वाले केस में n/2 + 1 टर्म्स आ जाएंगी और माइनस वाले केस में n/2 टर्म्स बचेंगी। ऐसे मतलब कि जो भी टर्म्स बच रही हैं उन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर n+1 ही आना चाहिए। इस तरह से भी अपन ध्यान रख सकते हैं। हमने अभी जो क्वेश्चन किया था ये वाला 4 की पावर n -3n -1, हाँ, और हमने बोला था कि ये ऑलवेज एक 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 4 की पावर n -3n ये 9 का मल्टीपल +1 हो गया। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि अगर हम 4 की पावर n -3n को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? 1। 1। तो ये ऑब्वियसली बात है यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसी चीज को, इसी टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है वो मैं क्वेश्चन तुम्हें लिख रहा हूँ, रिमाइंडर का क्वेश्चन है। हमने लिया find remainder when 10⁻51 is divided by 9। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बोर्ड पर एक बार देखना फिर आगे तुम लोग नोट कर लेना कि जो भी नंबर गिवन है इस नंबर को जिस नंबर से डिवाइड करना है उस नंबर का कोई सा भी मल्टीपल +1 या -1 की फॉर्म में लिखना है। अभी तो बाई चांस बहुत सिंपल केस मैंने लिया है कि 10 इज इक्वल टू 9 + 1, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो गिवन नंबर है, जो बेस में नंबर है वो 10 है। 10 को जिस नंबर से डिवाइड करना है उसका कोई सा भी मल्टीपल, अभी हमने इसका मल्टीपल 1 लिया, +1 या -1 की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में 17 की पावर 256 है और इसे हमें 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना होता, तो हम अगर 17 को ट्राई करेंगे तो 17 10 का मल्टीपल +1 या -1 कभी बनेगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस क्वेश्चन को चेंज करके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 17 कभी भी 10 का कोई मल्टीपल +1 या 10 का कोई मल्टीपल -1 नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, और 17 स्क्वायर हो गया 289। अब हमें 289 की पावर 128 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 289 इज 290 -1। तो हमने 289 को 10 का कोई मल्टीपल +1 या -1 की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे 1 आना जरूरी है, ये वो उस नंबर का मल्टीपल जिससे डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे आइदर +1 और -1। तो अभी मैं चलो इसके बाद वापस से करूंगा, बट अभी हमने 10 को 9 + 1 लिखा, तो जो 10 की पावर 51 है ये हो गया 9 + 1 रेज़ टू पावर 51। इसको जब बाइनोमियली ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 51C0 9 रेज़ टू पावर 51, 51C1 9 रेज़ टू पावर 50, 51C40 या 50 तक ले जाते हैं सीधे, 51C50 इंटू 9 रेज़ टू पावर 1, और लास्ट में 51C51। देखो ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा। यहां तक नोट करो और आंसर बताना।
remainder is 1. Remainder is 1. All these numbers are multiple of 9. And last number is 1. तो जब हम मल्टीपल ऑफ 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये 1 बचा रहेगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये अगेन मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है इस टाइप का सिंपल लिया है कि 10 को डायरेक्टली 9 प्लस 1 ले लिया। अब वो ले लेता हूँ जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि फाइंड रिमाइंडर when 17 raised to power 256 256 की जगह नंबर चेंज करते हैं 9850 अच्छा पावर की वजह से कंफ्यूजन हो जाएगा 46 तो पहले तो हमने 17 को ट्राई किया कि 17 10 का मल्टीपल प्लस 1 या 10 का मल्टीपल माइनस 1 बन जाए तो, पर ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं तो हमने फिर 17 स्क्वायर को ट्राई किया। 17 स्क्वायर जो है वो 289 है और 289 10 का मल्टीपल 29 टाइम्स माइनस 1 लिखा हुआ है। तो नाउ दिस इज 290 माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 23। अब इसको इसी मेथड से बाइनोमियल एक्सपेंड करो और बताओ आंसर कितना आएगा। सिंस मिडिल में माइनस साइन है तो ऑल्टरनेट टर्म्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आएंगी। तो ये डिसाइड करना है कि लास्ट टर्म पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। बताओ लास्ट टर्म पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव सर। नेगेटिव। देखो ये चैप्टर जो है अभी चैट बॉक्स में लिखा है कंफ्यूजिंग लग रहा है चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी वाइज तो कुछ खास नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। अब उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में अपन को थोड़ा दिमाग लगाना है। लेकिन अभी से अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम बिकॉज ये कंप्लीटली न्यू है जो भी तुमने पहले पढ़ा है उससे। बट एक बार अपन को पैटर्न समझ आ गया, क्वेश्चन का मेथड समझ आ गया तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। जेई में भी इसके बहुत ज्यादा एक तो जेई में इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आते और जो भी आते हैं तो वो इतने टफ नहीं होते। अभी ये वाला क्वेश्चन भी ऑल्दो बहुत सिंपल है बट अगेन सिंस हमने ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम किया है तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। यहाँ पे हमने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो फर्स्ट नंबर आया 23C0 290 raised to power 23। सेकेंड नंबर 23C1 290 raised to power 22 एंड सो ऑन। और जो सेकंड लास्ट नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि 23C22 290 और सबसे लास्ट का नंबर नेगेटिव आएगा
23C 23। सबसे लास्ट का नंबर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये पावर पे डिपेंड करेगा। अगर पावर ऑड है तो लास्ट वाला नेगेटिव आएगा, पावर इवन है तो लास्ट वाला पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक की तो ये बात हो गई। अब ये जो सारे नंबर्स हैं इन सब में 290 की एक पावर तो कॉमन आ रही है। इसका मतलब कि ये सारे के सारे नंबर 10 के मल्टीपल हैं, और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है वो नंबर -1 लिखा हुआ है। तो दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, मतलब मैं कह रहा हूँ कि दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 10 -1। अब बताना कि मल्टीपल ऑफ 10 -1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 0 सर 9। मल्टीपल 9। 9 आ जाएगा, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 10 -1 का मतलब 10 into m -1 plus 10 -1, that means 10 into m -1 plus 9। जब भी हम एक पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो हम रिमाइंडर को -1 नहीं बोलेंगे, तो हमारा रिमाइंडर का आंसर 9 आ जाएगा। और हम ऐसे बोल सकते हैं आगे से कि अगर जैसे अपन ने लास्ट में यहाँ पे बोला था तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल +1 बन गया था, तो रिमाइंडर +1 ही आ गया। तो उसी लॉजिक से जाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर -1 आ रहा है, रिमाइंडर जब भी नेगेटिव आ रहा है तो उसमें जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को ऐड कर दो, तो वो हमारा फाइनल पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली तुम्हें सॉल्व करना है। सेवन रेज़ टू पावर 103 is divided by 25। तो जिनको क्वेश्चन में बिगिनिंग समझ नहीं आ रही उनको कि जब अच्छा, हम वैसे तुम लोग बताओ ना क्या ट्राई करेंगे कि 7 को इन टर्म्स ऑफ 25 का मल्टीपल +-1 ऑप्शन ए, या फिर 25 को 7 का मल्टीपल +-1 ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए। कि 7 को 25 का मल्टीपल +-1। ठीक है, अब 7 तो कन्वर्ट होगा, हाँ 7 स्क्वायर कन्वर्ट होगा। 7 स्क्वायर के लिए 7 रेज़ टू पावर जो 103 है उसकी एक पावर को हमने अलग किया, तो 7 into 49 रेज़ टू पावर 51 हो गया, और 49 को हम 50 - 1 करके यूज में ले लें। तो ये वाली चीज अब अपन को खुद भी सोचनी है। अब आगे वाला जो पैटर्न है वो यही वाला पैटर्न है, तो सॉल्व करके आंसर बताओ।
63। अगर हम किसी नंबर को 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 25 या उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। सर 7। और कोई? 13। और कोई? तुम्हारा आंसर 13 कैसे आया? हाँ यस सर, 25 माइनस 7 करना। 13 थोड़ी होता है। ट्वेंटी फाइव माइनस 7 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जब इसको, अब देखो, अब पापा ने सिंस 2 क्वेश्चंस कर लिए तो आई थिंक तुमको पैटर्न भी समझ आ जाना चाहिए कि अब इसमें ये 25 का मल्टीपल -1 बनने वाला है। ऑलवेज ये वाला स्टेप लिखना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमने अगर पैटर्न समझ लिया कि हमने जब पहले वाली कंडीशन का यूज करके इसको 25 का मल्टीपल +1 या -1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और फिर सिंस माइनस आ रहा है तो पावर को चेक कर लिया, पावर ऑड है यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन करने के बाद हमें ये 25 का मल्टीपल -1 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर जो है 25 से डिवाइड करने के बाद वो -7 मिलेगा, -7 करके। पर जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को ऐड कर देंगे। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अभी कोई डाउट किसी को इस टाइप के क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट कि अगर तुमसे बोला जाए कोई एक ऐसे नंबर है 2 3 5 8 6 7, इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7। 7। इस नंबर का यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है? 7। तो इसका मतलब कि ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। या तो क्वेश्चन ये बोल दे कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन सम गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, या फिर क्वेश्चन ये बोल दे कि फाइंड डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट चीज कि अगर ये बोला जाए कि इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 67 आ जाएगा। सेकंड चीज इसको पूछने का कि इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स बताओ, तो वो भी 67 आ जाएगा। सेम गोज फॉर 1000 एंड लास्ट 3 डिजिट। तो ये लास्ट 1 डिजिट या लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट अगर पूछ रहा है तो उसका मीनिंग कि 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, या 100 से डिवाइड करके बताओ, या 1000 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, सेम ही है। तो मैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक बार उसमें अपन ये चीज डिस्कस करेंगे। नंबर है, क्या नंबर याद है? तो फर्स्ट थिंग कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। सॉल्व करने के लिए अब सर एक बार देखो, 7 है क्या आंसर? नहीं नहीं सॉरी। सॉल्व करने के लिए हमने 3 की पावर 83 को 3 इंटू 3 की पावर 82, 3 इंटू 9 रेज टू पावर 41, 3 इंटू 10 माइनस 1 रेज टू पावर 41, 3 इंटू 41 C0 10 रेज टू पावर 41, 41 C39 10 रेज टू पावर 2, 41 C40 10 रेज टू पावर 1। अच्छा, माइनस साइन है क्या?
माइनस साइन है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। एक बार बोर्ड पर देखना फिर आगे नोट करना। ये हमने 3 को इस तरह से कन्वर्ट करके 3 into 10 minus 1 raised to the 41 लिखा और 10 minus 1 raised to the 41 में बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा। लेकिन हमें डिवाइड करना है 100 से, तो अगर हम 100 की बात करें तो यहाँ तक के जो नंबर्स हैं वो 100 के मल्टीपल है, बिकॉज 10 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 1 ही आ रही है और यहाँ पे 10 की पावर 0 आ रही है। तो अगर हमें 100 से डिवाइड करना है या फिर लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करनी है, तो हम लास्ट के 2 टर्म्स को छोड़ के रिमेनिंग सबको 100 के मल्टीपल में इंक्लूड कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में लास्ट 3 टर्म्स पूछा होता तो फिर हमें लास्ट के 3 टर्म्स को हटाना होता और इससे पहले के जो टर्म्स हैं वो 100 के मल्टीपल 1000 के मल्टीपल में इंक्लूड हो जाती। तो ये जो अभी बना है एक्सप्रेशन वो क्या बन गया, 3 into 100 का मल्टीपल प्लस 41c 40 into 10 raised to power 1 माइनस 41c 41। इनकी कैलकुलेशन करें तो अभी जस्ट मेरा डेटा ऐसा बैठ गया कि ये नंबर भी 100 का मल्टीपल नहीं बन रहा। ठीक है, ये नंबर 41 into 10 410 बन रहा है और ये नंबर 1 है। तो मुझे बताओ, यहाँ तक नोट कर लो सारा और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जब इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। $27 27 करेक्ट है। जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वो 27 हो जाएंगे और रिमाइंडर की बात करें तो 27। तो अगर लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो हमने लास्ट 2 टर्म्स का यूज किया है, लास्ट 3 डिजिट्स रिक्वायर होंगे तो लास्ट 3 टर्म्स का यूज करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। देखना आज अभी तक जो डिस्कस किया है पॉइंट समझ आ रहे हैं। ये रिमाइंडर टाइप का वेरिएशन है। तो हमने आज थ्योरी वाइज देखना, थ्योरी वाइज अपने आज कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने ओनली क्वेश्चंस किए हैं और इस चैप्टर में है भी ऐसा ही, फॉर्मूले कम है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा है। तो फर्स्ट वेरिएशन तो यही था कि कोई सा भी एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसके एक्सपेंशन में हमें 5th टर्म या 7th टर्म फाइंड करनी है। सेकंड हमने बोला था कि हमें अब टर्म नहीं बता रखी है लेकिन ये बता रखा है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा। थर्ड हमने किया था कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन से पहले भी कोई ब्रैकेट लिखा हुआ है 3x माइनस 4x स्क्वायर और x प्लस 1/x की पावर 7। तो इसके एक्सपेंशन में x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसकी वजह से ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ वेरिएशन हमने लिया था कि कोई से भी 2 नंबर दे रखे हैं, जो हमने अभी एग्जांपल में लिया कि 90 रेज़ टू पावर 100 और 100 नहीं 99 रेज़ टू पावर 100 और 100 रेज़ टू पावर 100 का सम और
101 रेस्ट पावर 100 में से कौन सा बड़ा नंबर है। नेक्स्ट वेरिएशन था कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जब एक्सपेंशन करते हैं तो उनमें कुछ रेशनल टर्म्स आती हैं, कुछ इरेशनल टर्म्स आती हैं, तो नंबर ऑफ रेशनल या नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स को बतानी है। नेक्स्ट ये वाला कि हमें कोई सा भी एक बड़ा नंबर जब हम छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जिस नंबर को डिवाइड करना है उस नंबर को जिस नंबर से डिवाइड करना है उस नंबर का कोई मल्टीपल प्लस या -1 वाली फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना है। वेरिएशन में एक और वेरिएशन इस तरह से अपन ले सकते हैं, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया उसमें तो क्या था कि 1 + x की पावर n 1 + 1/x की पावर n, तो ये दोनों एलसीएम लेके सेम बन जाते हैं और ये फिर 1 + x की पावर n + n बन जाता है। तो यहाँ तो सिचुएशन सिंपल हो गई, लेकिन मान लो दोनों डिफरेंट हैं, जैसे ऐसे है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x² इन एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x raised to power 5 1 + 3x raised to power 4। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि अगर तुम इसको ओपन करोगे तो 6 टर्म्स बन जाएंगी, तो इस पूरे क्वेश्चन को 6 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ओपन करोगे तो भी 5 टर्म्स बनेंगे, तो पूरे क्वेश्चन को 5 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो दोनों ही मेथड लेंथी है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी जेईई एडवांस ने पूछा हुआ है, बट ये वाले क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन सिंपल क्यों हो जाते हैं, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली रिक्वायर्ड पावर जो है वो 1 2 3 मतलब छोटा नंबर ही होता है। तो एक बार बोर्ड पर देखना, यहाँ तक नोट कर दो, बोर्ड पर देखो उसका सॉल्यूशन क्या कि इन दोनों के एक्सपेंशन से x की पावर 2 कब मिलेगा, जब फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 0 और सेकंड से x की पावर 2 मिल जाए, या फिर फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 1 और सेकंड से भी x की पावर 1 मिल जाए, या फिर फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 2 और सेकंड ब्रैकेट से x की पावर 0 मिल जाए। सिर्फ 3 ही केस बन रहे हैं। अगर मान लो x की पावर 3 पूछा होता तो हमारे पास 0 3 1 2 2 1 और 3 0 4 केस बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी बताओ फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो बस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ये डायरेक्टली बताना है। 5C5 5C0 मतलब 5C5 बोल दो और 1 बोल दो, सेम बात है। ओह राइट है। ठीक है। सेकंड ब्रैकेट से x की पावर 2 का कोफिशिएंट बोलो। 4C1 4C2 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 into Into 3 की 9 पावर। हाँ बिल्कुल, ये वाली चीज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चलो मैंने लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 1 का कोफिशिएंट 5C1 गलत है। 5C1 कैसे सॉल्व किया जाएगा, 5:1 into -2 माइनस। एंड सेकंड ब्रैकेट से x की पावर 1 का कोफिशिएंट 4C1 into 3 तो अभी सभी को ये समझ आ गया होगा कि नंबर्स कैसे लिखने हैं। फर्स्ट ब्रैकेट से x² का कोफिशिएंट 5C2 into -2 की पावर 2 एंड सेकंड ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट 4C0, और इन तीनों नंबर्स की कैलकुलेशन करके ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये नोट कर लो और मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 4C2 4 into 3.6 into 9 प्लस -10 into 12 प्लस 5C2 5 into 4 upon 10 10 into 4 40। तो ये हो गया 120 80 80 माइनस
-80 + 54। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी जेई ने एडवांस में पूछे हैं। मेंस में जनरली सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि हमें x मतलब 2x - 3/x² की पावर 7 की एक्सपेंशन में x की पावर -6 का कोएफिशिएंट बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस तो मेंस में है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन या फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ और लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एडवांस में आते हैं। सेकंड एडवांस में अभी तो इस चैप्टर में बहुत चीजें बची हैं, तो अभी जो अपन ने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट और उसके हेल्प से डिफरेंट वेरिएशंस, वो ये है। अभी आज की कंप्लीट क्लास में कोई भी डाउट किसी को है? जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें साइंस का और नंबर्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -2 है, तो हमने -2 की पावर 1 यूज किया है। तो आज की क्लास अपन यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि देखेंगे लास्ट क्लास का तुम्हें समझ आएगा कि नहीं, और फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तुम्हारा एक ग्रुप में अभी बना देता हूँ, उसको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। और इन दोनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वहाँ भेज दूंगा, और होमवर्क भी जो भी होगा मैं एक बार तुम्हारे मॉड्यूल में से देख के कि तुम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो होमवर्क में बता दूंगा। बट आई बिलीव कि एक्सरसाइज इन चैप्टर एक्सरसाइज 1A तो तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो। अरे हाँ ठीक है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 ही सॉल्व कर लेना, ये इसमें 24 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बट आई थिंक अपनी क्लास कल ही है, तो कल तक देख लो जितना भी सॉल्व हो जाए। पर क्लास से पहले एक बार सबसे पहले आज जो अपन ने क्वेश्चन किए खूब सारे, तो इन लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें अगर कोई ऐसा डाउट लगता है तो एक बार उस क्वेश्चन को कहीं रफ कॉपी में अलग से नोट करके खुद से ट्राई करना, और फिर अगर नहीं होता है तो फिर लेक्चर नोट्स रेफर करना, और फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो अपन कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी किसको कोई भी क्वेश्चन पूछना है? ये जो चैप्टर है अपना बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है, वो इससे पहले हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ट्रिग्नोमेट्री है या सीक्वेंशियल सीरीज है, वो चैप्टर समझने में सिंपल होते हैं स्टार्टिंग से। ये चैप्टर स्टार्टिंग से थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंट टाइप का चैप्टर है, एनसीआर वगैरह तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा टफ लगता है। बट वही वाली बात है कि कुछ प्रैक्टिस के बाद ये चीजें भी सिंपल लगने लग जाएंगी। जब तुम कुछ क्वेश्चंस करोगे तो ये भी चीज आराम से सिंपल लगेगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में किसी ने चैट में कुछ लिखा है? हाँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.